तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट आवर कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेटेड सेशन ऑफ एनाटॉमी। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर श्रीकांत वर्मा। इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं अपने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की। चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन में हम क्या क्या चीजें लर्न करेंगे। द यूनिट इंट्रो पार्ट, वी आर गोइंग टू लुक फॉर द पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट। फिर इसके बाद हम स्पेशली ड्यूडेनम की बातें करेंगे। ड्यूडेनम के बाद हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। फिर हम सीकम एंड अपेंडिक्स की बातें करेंगे। वी विल सी फॉर द रेक्टम एनल कैनाल। और हमेशा की तरफ फोकस एरिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। इंटेस्टाइन, इसे हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं? डेफिनेटली वी कैन डिवाइड अंडर द टू हेडिंग्स। सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर इसके बाद हम लर्न करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। अगेन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स। द बिगिनिंग पार्ट विच इज स्मॉलेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट, इसे हम ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं। फिर जेजुनम और इलियम हम लर्न करेंगे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ड्यूडेनम। चलिए देखते हैं इस ड्यूडेनम को। सर, this duodenum is continuity after the stomach. We all know esophagus, then stomach, and then this stomach is continuing within the duodenum. ये जो duodenum है वो हमारे अम्बिलिकस के ऊपर होता है। ओके सर, this duodenum is located in between the L1 to L3 vertebra. ओके सर, ये duodenum जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट, वाइडेस्ट पार्ट और मोस्ट फिक्स्ड पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये रेट्रोपेरिटोनियल होता है। कई सारी कॉमन सेंस की चीजें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको वर्ड्स में बताए। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी एफएमजी 2022 में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द वर्टिब्रल लेवल ऑफ द अम्बिलिकस। आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, सर दिस ड्यूडेनम इज अबव द अम्बिलिकस। ओके सर, ड्यूडेनम जो है वो L1 L3 से है, यानी कि सीधी सी बात है अम्बिलिकस जो है वो L3 के नीचे लोकेटेड होता है। यस, मींस इट इज लोकेटेड इन बिटवीन द L3 L4। एमसीक्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो ड्यूडेनम होता है ये स्टमक के बाद शुरू होता है, विच इज नोन एज द गैस्ट्रोड्यूडेनल जंक्शन। ओके सर, फिर यहां से ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट शो करता है जो कि सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर तक एक्सटेंड करता है अप टू दिस पार्ट। दिस द अवर यस सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर, जो सिर्फ और सिर्फ 2 इंच मतलब 5 सेंटीमीटर का होता है, जिसे हम D1 से शो करेंगे। अब इस सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर से इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर तक सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम होता है, जिसे हम D2 से शो करेंगे। यस सर, ये 3 इंचेस का होता है, जिसे 7.5 सेंटीमीटर से भी हम शो कर सकते हैं। अगला थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम D3, जो कि हमारे इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर से लेकर के जंक्शन बिटवीन द फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम यहां तक एक्सटेंड करता है, और ये हमारे L3 वर्टिब्रा के ठीक आगे लोकेटेड होता है। और फिर आप देख रहे हैं हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम जो कि सिर्फ 1 इंच का होता है, फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम 2.5 सेंटीमीटर। यस, आप यहां से देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया सा इंटीग्रेशन की फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, second part of the our duodenum, better to say duodenum, first part of the duodenum D1 at the level of the L1, second part of the duodenum ये L2 लेवल पर है, third part of the duodenum L3 लेवल पर है। कितना आसान है। so what you can remember easily, sir, duodenum it is having the 4 parts। कौन कौन से 4 पार्ट सर? D1, D2, D3 एंड D4। करेक्ट सर। इसमें आप आसानी से याद रख सकते हैं कि D1 टू D3, ओके सर, D1 it is located at the vertebral level L1, D2 L2 D3 yes L3। तो ये आपके कई सारे एमसीक्यू और कई सारे वर्टिब्रल लेवल को पहचानने में ये मदद करेगा। ये D4 बहुत छोटा पार्ट है, ये भी आप बोल सकते हैं L3 पोर्शन पर लोकेटेड होता है। आप आसानी से याद रख सकते हैं कि फोरामेन ऑफ विंसलो, सर ये D1 के ऊपर था, इसलिए इसका वर्टिब्रल लेवल T12 होगा, और अम्बिलिकस जो होता है वो हमारे D3 D4 के नीचे है। यस सर, अम्बिलिकस
ये D3 D4 के नीचे है, मतलब इसका वर्टिब्रल लेवल जो रहेगा वो रहेगा L3 L4 जंक्शन। ये वही वर्टिब्रल लेवल है जहां पर हम लंबर पंक्चर करते हैं, जहां पर इलियक क्रेस्ट लोकेटेड होता है। इसी तरीके से अगर हम लेंथ की बात करें तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, सर इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम इट इज जस्ट अवर विद द 2 इंचेस, देन सेकेंड पार्ट 3 इंचेस, थर्ड पार्ट 4 इंचेस और D4 जो है सिर्फ और सिर्फ 1 इंच होता है। तो अगर आप टोटल करेंगे तो आप देखते हैं सर ये टोटल 10 इंचेस लेंथ का है, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर, तो आप कह सकते हैं ये टोटल 25 सेंटीमीटर लेंथ की स्ट्रक्चर है। गेटिंग द पॉइंट? नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर द मोर थिंग्स वन बाय वन। जब हम इस ड्यूडेनम को कट सेक्शन करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें नजर आती हैं? सर्जरी के लिए कई सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखने के लिए जा रहे हैं, स्पेशली जब हमको बाइल डक्ट के अंदर की चीजें देखनी हो, जब हमको पैनक्रियास की स्टडी करनी हो, जब हमको ड्यूडेनम के अंदर कुछ स्पेशल चीज को देखनी हो तो हम एंडोस्कोपी करते हैं। यस सर, स्टमक से होते हुए ड्यूडेनम से होते हुए वो यहां पर आता है और यहां पर हमारे बाइल डक्ट की ओपनिंग है, तो इसके थ्रू ये बाइल डक्ट को ऑब्जर्व कर सकता है, बिलियरी ट्री को ऑब्जर्व कर सकता है, पैनक्रियाटिक स्ट्रक्चर को ये ऑब्जर्व कर सकता है, जिसे हम यस एंडोस्कोपिक, हम पहले नीचे आए फिर ऊपर गए इसलिए रेट्रोग्रेड। यस, हम इसमें बिलियरी ट्री को, कोलेंजियल ट्री को देख रहे हैं इसलिए कोलेंजियो पैनक्रियाटिकोग्राफी हम कहते हैं, ईआरसीपी, और यही बेसिक प्रिंसिपल हमारे एमआरसीपी का भी होता है। गेटिंग द पॉइंट? चलिए तो हम इस ड्यूडेनम के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम ड्यूडेनम में इंटरनली देखते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे देयर इज अ स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन विद इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। तो इसके अंदर वाला पार्ट तो स्मूथ है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम जो है स्मूथ है, ओके सर। लेकिन जैसे जैसे आप सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में जाएंगे तो यहां पर आपको बाइल डक्ट की ओपनिंग मिलेगी। सर दिस इज द बाइल डक्ट ओपनिंग एज वेल एज पैनक्रियाटिक डक्ट ओपनिंग। हमको पता है कि बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट की कॉमन ओपनिंग होती है और ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन में एलिवेशन प्रोड्यूस करेगी, जिसको हम एम्पुल ऑफ वेटर कहते हैं। यहां पर एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं, ये हम आगे अपने लीवर पार्ट में देखेंगे, लेकिन फिलहाल ओके सर, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। अब इससे लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर, एमसीक्यू, यस यू कैन रिमेंबर फॉर द ईआरसीपी एमआरसीपी, 2 सेंटीमीटर एबव देयर इज द माइनर ड्यूडेनल पैपिला, और यहां पर हमारा एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है। और इस सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में आप देखेंगे सर यहां पर फोल्ड ऑफ म्यूकोजा आपको नजर आ रहे हैं। ये जो फोल्ड ऑफ म्यूकोजा है, रिमेंबर वन लाइन, दीज फोल्ड ऑफ म्यूकोजा आर नोन एज volvulic conniventous. These are also known as Kerkering fold or valve, MCQ। तो ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, यू कैन रिमेंबर, इसे ही हम प्लाइकस सर्कुलेरिस कहते हैं। दीज आर द जस्ट स्मॉल बॉवल फोल्ड, ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से दिखने चालू होते हैं। यस, ये D2 से स्टार्ट हो रहे हैं, जेजुनम में थोड़े बढ़ेंगे, फिर इलियम में बढ़ेंगे, लेकिन इलियोसिकल जंक्शन तक फिर ये खत्म हो जाते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर। एक और एडिशनल पॉइंट, ये जो हमारा ओपनिंग ऑफ द मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, इसके ठीक ऊपर में आपको म्यूकोजा का एक फोल्ड नजर आ रहा है। सर दिस इज नोन एज, दिस पर्टिकुलर फोल्ड इज नोन एज मॉन्क्स हुड। तो ये वो चीजें हैं जब आप सर्जरी करेंगे तो आपको ओपनिंग ऑफ द बाइल डक्ट आइडेंटिफाई करना है। ये बहुत छोटी सी ओपनिंग होती है, नहीं समझ में आएगा तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको मदद करेंगे। मॉन्क हुड नजर आ गया तो इसके नीचे जो भी डिप्रेशन गड्ढा नजर आ रहा है, हाँ सर यही हमारे कॉमन बाइल डक्ट की ओपनिंग है। और इससे 2 सेंटीमीटर ऊपर जो एक और छोटी सी ओपनिंग नजर आ रही है, सर ये हमारा एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग है, इंटीग्रेशन विथ द अवर क्लिनिकल। चलिए एनाटॉमी और सर्जरी का एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। सर्जरी में आप देखेंगे, मेडिसिन में आप देखेंगे अपर जीआई ब्लीडिंग, लोअर जीआई ब्लीडिंग। तो ये अपर जीआई और लोअर जीआई ब्लीडिंग को कौन डिसाइड करता है? इसके लिए एनाटॉमी में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ट्रिड्स। यू कैन सी यहां पर आपको ट्रिड्स नाम के एनाटॉमिस्ट ने एक लिगामेंट स्टडी करके बताया जो हमारे
ड्योडेनम के एंडिंग में और जेजुनम के स्टार्टिंग में, मतलब ड्योडेनो जेजुनल फ्लेक्सर पर अटैच होता है। एमसीक्यू, यस, ये हमारे ड्योडेनम को सस्पेंड करके रखता है, उसको होल्ड करके रखता है, उसको लटका के रखता है, उसको सपोर्ट करके रखता है। हमको पता है कि ये ड्योडेनम जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, इसलिए यहां पर पेरास्टाल्सिस नहीं होता। लेकिन जेजुनम इलियम यहां पर पेरास्टाल्सिस होता है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये जो पार्ट है ये वीक पार्ट है, यहां पर झटके पड़ते हैं, तो गॉड ने क्या किया, इसको सपोर्ट दे दिया, इसको एक लिगामेंट दे दिया जिससे ये अपनी प्रॉपर एक्टिविटी मेंटेन रख सके। दिस इज अवर सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ट्रिड्स अटैच एट द ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये लिगामेंट सर ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, और यहां पर हमारा जो सीलियक ट्रंक है जो कि आर्टरी ऑफ फोरगट है, इसी सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ट्रिड्स को पियर्स करके बाहर आता है एब्डोमिनल एओर्टा की जो ब्रांच थी, हमने देखा था। और इसका अटैचमेंट आप देख रहे हैं ये कहां से आ रहा है सर, इट इज कमिंग फ्रॉम द अवर राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम से अटैच होता है। सो दिस इज द पॉइंट रिगार्डिंग द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ट्रिड्स। याद रखेंगे कि कभी भी अगर मान लो ब्लीडिंग इस सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ट्रिड्स के अटैचमेंट के पहले हुआ तो इसको हम कहते हैं अपर, यस, अपने नोट्स में मेंशन करो, अपर जीआई ब्लीडिंग। और इस अटैचमेंट के नीचे कहीं पर भी अगर ब्लीडिंग हुई तो इसे हम कहेंगे लोअर जीआई ब्लीडिंग। गेटिंग द पॉइंट? तो अब आप बता सकते हैं कि अगर हिमेटोमेसिस हो रहा है, स्टमक से ब्लीडिंग हो रही है, ड्यूडेनल अल्सर ब्लीडिंग है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, कहीं से ब्लीडिंग हुई, अपर जीआई ब्लीडिंग। लेकिन इसके बाद मतलब जेजुनम, इलियम और इसके बाद में सीकम, अपेंडिक्स, कहीं से भी ब्लीडिंग हुई तो वो लोअर जीआई ब्लीडिंग की कैटेगरी में आती है। मुश्किलें इंसान का हौसला आजमाते हैं, सपनों का पर्दा निगाहों से हटाते हैं, गिर गया गिरकर संभल है आदमी, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, चलना सिखाती हैं। With these lines, now we are moving towards our large intestine part. Yes, ileum and the cecum junction. You can see this beautiful image, sir. Jejunum and ileum, they are getting opening within this our cecum. Yes, this cecum is the blind cavity from where one worm-like appendageal organ is coming out. ये कुछ और नहीं है, ये हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। ओके सर, तो ये जो इलियम और सीकम का जंक्शन है यही वो पार्ट है जिसको हम आइलियोसीकल जंक्शन कहते हैं। यस, रिमेंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट होते हैं? यस सर, द फर्स्ट पार्ट इज अवर सीकम एंड अपेंडिक्स, ये हमें लर्न करना है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर की तरफ राइट साइड से जा रहा है, दिस इज अवर असेंडिंग कोलॉन। एंड देन यू कैन ऑब्जर्व हियर इज द प्रेजेंस ऑफ द लीवर, तो इसे हम हिपैटिक फ्लेक्सर कहते हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि हमारा जो ट्रांसवर्स कोलॉन है वो हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है। यस, दिस इज अवर ट्रांसवर्स कोलॉन पार्ट। यहां पर स्प्लीन होता है इसलिए इसे स्प्लेनिक फ्लेक्सर के नाम से हमको जानना है। फिर आप देखते हैं ये नीचे की तरफ लेफ्ट साइड से आ रहा है, सो यू कैन से सर दिस इज अवर डिसेंडिंग कोलॉन। और फिर ये एस शेपेड कर्व में टर्न ले रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज अवर, यस, एस शेपेड कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन। फिर ये स्ट्रेट रन कर रहा है, स्ट्रेट का मतलब होता है रेक्टा, सो दिस इज अवर रेक्टम। और फिर लास्ट टर्मिनल पार्ट एक सुरंग की तरह, एक कैनाल की तरह है, इसलिए इसको हम सिंपली कहेंगे सर दिस इज अवर एनल कैनाल। ओके, तो इस तरीके से आप 7-8 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू लुक दिस ऑल द थिंग्स। याद रखेंगे कि इसमें असेंडिंग कोलॉन, सीकम, ये सारी चीजें पेरिटोनियम के पीछे है। डिसेंडिंग कोलॉन इज आल्सो बिहाइंड द पेरिटोनियम, इसलिए ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, ये फिक्स रहते हैं। लेकिन हमारा जो ट्रांसवर्स कोलॉन है इससे बहुत बड़ा सा, यस, यू कैन ऑब्जर्व, बहुत ही वाइड पार्ट हमारा पेरिटोनियम का अटैच होता है, तो इसलिए इसमें मोबिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसी तरीके से हमारा जो एस शेप्ड सिग्मॉइड कोलॉन है इसमें भी बहुत लंबा मिसेंट्री अटैच रहता है, तो याद रखेंगे देयर इज अवर लॉन्ग मिसेंट्री, लंबा मिसेंट्री है। ओके सर, विद द वाइड अटैचमेंट, यस सर, अटैचमेंट बहुत वाइड है। तीसरी चीज, द बेस इज वेरी नैरो,
और चौथी चीज, इट इज लोडेड विद द फीकल मटेरियल। मैंने 4 चीजें बोली, फिर से पॉज करो, पीछे जाओ और फिर से सुनो। ये 4 चीजें हैं जिसके कारण हमारे सिग्मॉइड कोलॉन में वॉल्वुलस आपको देखने के लिए मिलता है। वॉल्वुलस के लिए एक डेमो मैं आपको इस कपड़े की मदद से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज माई लेफ्ट साइड, लेफ्ट डिसेंडिंग कोलॉन, फिर ये एस शेपेड सिग्मॉइड कोलॉन, फिर ये रेक्टम और एनल कैनाल बनाता है। याद रखिए कि डिसेंडिंग कोलॉन, रेक्टम, एनल कैनाल सब चीज फिक्स है, लेकिन ये जो सिग्मॉइड कोलॉन है, मैंने 4 चीजें बोली, फिर से मैं आपको समझाता हूं। यस, इट इज हैविंग द वेरी लॉन्ग मिसेंट्री, ये बहुत लंबे मिसेंट्री के साथ है। एक चीज, इसका बेस जो है वो नैरो है, इसमें अटैचमेंट बहुत वाइड है, और चौथी चीज, इसे फीकल मटेरियल है। इसलिए कभी कभी आप देखेंगे देयर इज एबनॉर्मल ट्विस्टिंग ऑफ द सिग्मॉइड कोलॉन अराउंड इट्स एक्सिस। ये जो जीआईटी का एबनॉर्मल रोटेशन है, इसे ही हम क्या कहते हैं सर? वॉल्वुलस। तो एक एग्जांपल से आप समझेंगे, मैंने एक कपड़े की मदद से आपको ये चीज समझाई है। जब ये एबनॉर्मली ट्विस्ट हो जाती है तो इसके अंदर अब फीकल मटेरियल आगे नहीं जा पाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन देखने के लिए मिलेगा। और हमने देखा था कि पेरिटोनियल के फोल्ड के अंदर से ही आपके ब्लड वेसल रन करते हैं, ये भी ट्विस्ट हो जाएंगे, ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए आपको इस्चीमिया देखने के लिए मिलेगा। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द वॉल्वुलस इज सिग्मॉइड कोलॉन। Why? Now you all know, मैंने आपको 4 कारण बताए। Now we are going to see what are the different important features appearing in our large intestine। लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसी कौन सी चीज है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पाई जाती? आप देख सकते हैं कि जब भी हम लार्ज इंटेस्टाइन को ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी सरफेस पे लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट नजर आते हैं, जिसको हम कोलिक बैंड या फिर टेनिया कोलाई कहते हैं। ये कितने होते हैं? एमसीक्यू आया हुआ है सर, एक, दूसरा आपको यहां पर नजर आ रहा है, और तीसरा यहां पर आपको नजर आ रहा है। सो देयर आर द टोटल 3 कोलिक बैंड, ऑल्सो नोन एज द टेनिया कोलाई। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के सरफेस पर इस तरीके से फोल्ड बन जाते हैं। यस, दीज फोल्डिंग्स आर सिंपली नोन एज हॉस्ट्रा, या फिर इसे ही हम सैक्युलेशन कहते हैं। अब ये जो पेरिटोनियम, इसके चारों पेरिटोनियम होते हैं, जब ये फोल्ड कांटेक्ट करते हैं तो पेरिटोनियम की छोटे छोटे पाउचेस बन जाते हैं, और इसके अंदर फैट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको हम एपिप्लोइक एपेंडिसेस या फिर एपेंडिसेस एपिप्लोइकी कहते हैं। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, देयर आर द 3 मेन फीचर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कौन कौन से 3 मेन फीचर हैं? यस सर, HAT, हैट आपका निमोनिक है, H फॉर सर हॉस्ट्रा, A फॉर सर एपेंडिसिस एपिप्लोइकी, और T से आप याद रख सकते हैं सर टीनिया कोलाई, विच आर 3 इन नंबर। याद रखेंगे कि ये जो H है हॉस्ट्रा, इसे ही हम सेक्युलेशन कहते हैं, इसलिए आप हॉस्ट्रा HAT हैट की जगह में SAT सैट भी याद रख सकते हैं। लेकिन अब अगला एमसीक्यू, कौन कौन से लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है जहां ये एब्सेंट होते हैं? तो आपका अगला निमोनिक है कार, कार में ये एब्सेंट होते हैं। याद रखेंगे, C फॉर सीकम, A फॉर अपेंडिक्स, यस सर, और R से आप याद रख सकते हैं रेक्टम, A से एनल कैनाल भी सही है। तो ये सीकम, अपेंडिक्स और रेक्टम ऐसी चीजें हैं जहां पर ये क्लासिकल फीचर्स एब्सेंट होते हैं। योर 2 निमोनिक आई टोल्ड यू, एक आप HAT हैट या फिर SAT सेट करके याद रख सकते हैं, और दूसरा निमोनिक है आपका कार। सो दीज आर दवर डिफरेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। चलिए अब हम लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे पहले पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं, दैट इज अवर सीकम एंड अपेंडिक्स। हम इस इमेज में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन टर्मिनल इलियम वाला पार्ट आया, ओके सर, और एक ब्लाइंड पाउच सीकम, ये सीकम में ये ओपन हो गया। अब ये सीकम सर राइट लेफ्ट डाउन हर जगह बंद है, ये सिर्फ ऊपर की तरफ ओपन है, इसलिए सीकम को हम कल डू सैक अपीयरिंग स्ट्रक्चर कैविटी कहते हैं। फिर ये ऊपर की तरफ असेंडिंग कोलॉन के फॉर्म में कंटिन्यू हो रहा है। ओके सर, you can observe there is a fold of the peritoneum is attached। आप देख रहे हैं कि सीकम से एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर
प्रोजेक्ट कर रहा है, जो कि एक्चुअली वेस्टिजियल ऑर्गन है, एपेंडेजियल ऑर्गन है, इसलिए इसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। यस सर, देयर इज द अटैचमेंट ऑफ द फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम टू द अपेंडिक्स, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया था सर? फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम इज नोन एज द मीजो एंड इट इज अटैच्ड टू द अपेंडिक्स, इसलिए इसको हम मीजो अपेंडिक्स कहते हैं। करेक्ट सर। ये जो मीजो अपेंडिक्स है, इसी के अंदर हमारे अपेंडिक्स की ब्लड सप्लाई एपेंडिकुलर आर्टरी भी रन करती है। याद रखेंगे, ये एपेंडिकुलर आर्टरी एक एंड आर्टरी है। एमसीक्यू, दिस इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द एंड आर्टरी, और जहां एंड आर्टरी वहां ब्लॉकेज के चांसेस ज्यादा, इसलिए एपेंडिसाइटिस के केसेस आपको ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। नाउ वी कैन ऑब्जर्व द कट सेक्शन। चलिए इसको हम कट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जब आप इसको कट करेंगे तो अंदर की कैविटी में झांकने पर आपको इलियम और सीकम के बीच का जंक्शन, इलियोसीकल जंक्शन नजर आता है, जिसमें ऊपर का लिप सुपीरियर लिप नजर आता है, नीचे का लिप इंफीरियर लिप नजर आता है, और ये दोनों लिप एक दूसरे से अच्छे से अटैच हैं विद द हेल्प ऑफ द आवर फ्रेन्युलम। तो वो पार्ट जो लेफ्ट साइड है बॉडी के, लेफ्ट फ्रेन्युलम या फिर एंटीरियर फ्रेन्युलम कहते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन में थोड़ा सा आगे होता है, जबकि आप यहां पर राइट फ्रेन्युलम देख रहे हैं जो कि आपके लेफ्ट साइड होता है। तो ये कुछ और नहीं है, यही हमारे इलियोसीकल जंक्शन का अपीयरेंस है। सर, what the different facts you can remember, try to catch this point. Cecum, sir, this is our cecum. Okay sir, cecum में आपको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नजर आ रहा है। ऑल्सो यू विल सी देर इज द ओपनिंग ऑफ द टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम, ये अंदर में आकर के ओपन होता है। करेक्ट। आपको एक चीज याद रखनी है सर, सीकम की लेंथ जो है वो है 6 सेंटीमीटर, जबकि इसका विड्थ जो है वो है 7.5 सेंटीमीटर। व्हाट आई वांट टू टेल यू सर, द लेंथ is 6 centimeter while the width is 7.5 सेंटीमीटर। जनरली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जब आप देखेंगे तो लंबाई होती है ज्यादा, चौड़ाई होती है कम, लेकिन सीकम बहुत ही रेयर स्ट्रक्चर में से एक है जिसमें आप देख रहे हैं लंबाई है कम और चौड़ाई है ज्यादा। सो व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स व्हिच आर हैविंग द लेस लेंथ एंड मोर विड्थ? तो इसके लिए आप एक निमोनिक याद रख सकते हैं, CP4। सी से अभी हमने देखा सीकम, पी 4 पी आपको याद रखने हैं सर, पी फॉर मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा पिट्यूटरी ग्लैंड। पी से आप याद रख सकते हैं सर पीनियल ग्लैंड। सी पी से आप और याद रख सकते हैं पॉन्स, और इसके साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये 5 चीजें हमारे बॉडी में जिनकी लंबाई कम होती है और चौड़ाई ज्यादा है ना। अमेजिंग थिंग, अमेजिंग एनाटॉमी यू कैन से। और इसी के साथ आप यहां पर अपेंडिक्स देख रहे हैं, तो याद रखेंगे इस अपेंडिक्स की लंबाई बहुत ही वेरिएबल होती है। ये 2 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो हैप्पी हैप्पी, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। लेकिन 20 सेंटीमीटर है, बहुत लंबी है, तो हमारे पेल्विक ऑर्गन को, एब्डोमिनल ऑर्गन को ये परेशान करेगा, इन्फ्लेम करेगा, अपेंडिसाइटिस आपको देखने के लिए मिलेगा। करेक्ट सर। याद रखेंगे कि ये जो हमारा सर इलियम है और यहां पर जो आप सीकम देख रहे हैं, इनके बीच में जंक्शन इलियोसिकल जंक्शन है, जिसका सुपीरियर लिप हमने देखा, इंफीरियर लिप हमने देखा, साथ में हमने लेफ्ट और राइट फ्रेन्युलम देखा। दिस इज द अवर स्ट्रक्चर। आप ऑब्जर्व करेंगे दिस अवर इलियोसिकल जंक्शन इज सेकेंड नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ जीआईटी, इसलिए यहां पर स्पेशली गॉल स्टोन फंस जाता है, और इस कारण से आप देखेंगे देर इज अ सिचुएशन ऑफ द यस गॉल स्टोन इलियस। तो ये है हमारा सर्जरी के साथ इंटीग्रेशन। सर्जरी में आप देखेंगे कि इसमें कई सारे अपडेट हैं, जैसे कि सेकेंड नर्व पार्ट ऑफ द जीआईटी इट इज यस 60 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू इलियोसिकल जंक्शन। तो ऐसे कई सारे अपडेट्स भी आप सर्जरी में देखेंगे। तो आपको क्लिनिकली ज्यादा जाना है विच इज द नैरोस्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी सर,
our cricopharyngeal junction, and which is the second narrowest part of the GIT, 60 centimeter proximal to the ileocecal junction. This is the answer. आप देख रहे हैं कि फूड पार्टिकल जब भी आएगा तो यहां से होकर के वो ऊपर चला जाएगा, हमारे अपेंडिक्स में नहीं आता, इसलिए याद रखेंगे अपेंडिक्स इसका ल्यूमेन होता है सिर्फ 1 mm. यस सर, इट इज हैविंग ओनली 1 mm ल्यूमेन, जबकि क्रिकोफेरिंजियल जंक्शन ये होता है 1.5 सेंटीमीटर। लेकिन आप देख रहे हैं कि क्रिकोफेरिंजियल जंक्शन का डायमीटर इससे ज्यादा, इसके बावजूद क्रिकोफेरिंजियल जंक्शन को क्यों नैरोस्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी माना जाता है? यस, एनाटॉमी इज गिविंग द आंसर, क्योंकि जब फूड पार्टिकल आता है तो वो अपेंडिक्स में नहीं जाता, सो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द जीआईटी। जब आप एंडोस्कोप इंसर्ट करते हैं तो वो भी वो हमारे अपेंडिक्स में नहीं जा रहा है। सो क्लिनिकली द नैरोस्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी क्रिकोफेरिंजियल जंक्शन, लेकिन एक्चुअली में अगर आप एनाटॉमिकली देखेंगे तो अपेंडिक्स जो है वो नैरोस्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी है। ग्रेज एनाटॉमी में क्लियर कट लिखा हुआ है, इट इज हैविंग द लुमेन जस्ट वेरी नैरो लाइक द आवर yes matchstick. So these are the different anatomical points which you can remember. Now you can observe the many clinical point, this ileocecal junction. Yes sir, this our ileocecal junction is very important landmark. It is the most common site for पहला आंसर abdominal tuberculosis, yes, integrating with the medicine. दूसरा आंसर, it is the most common site for the intersusception, you will learn in the surgery. And remember the third one, more MCQ with the pathology, medicine and surgery, it is the most common site for the Crohn's disease. और साथ में याद रखेंगे बायोकेमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इलियोसिकल जंक्शन इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द B12 एब्जॉर्प्शन। इसीलिए अगर कोई भी ऐसी डिसीज जो इस इलियोसिकल जंक्शन वाले पार्ट को अफेक्ट करे तो उस सिचुएशन में आपको मेगालोब्लास्टिक, यस सर, एनीमिया देखने के लिए जरूर मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मोर थिंग्स। चलिए, आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द सीकम एंड अवर अपेंडिक्स, इनकी बातें करते हैं। हमको पता है artery of the midgut, superior mesenteric artery, which is the branch from the our yes abdominal aorta, कौन से वर्टिब्रल लेवल पे? तो आंसर है आपका L1। एक एमसीक्यू, 2 एमसीक्यू, 3 एमसीक्यू। ओके सर, अब ये जो सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी है उसने ब्रांच दी, कौन सी आर्टरी दी सर? दिस इज द इलियोकोलिक आर्टरी, इसे आप इलियोसिकल आर्टरी भी कह सकते हैं। अब ये जो आर्टरी है वो आई और सुपीरियर डिवीजन और इंफीरियर डिवीजन में डिवाइड हुई। गेटिंग द पॉइंट? ओके सर, ये जो इंफीरियर डिवीजन है ये सीकम के पास है, इलियम के पास है, तो ये सीकम और इलियम को ब्लड सप्लाई करेगी। करेक्ट, कैसे? इट इज गिविंग द ब्रांच सीकम टू द फ्रंट साइड, फ्रॉम द फ्रंट साइड, तो इसे हम कहेंगे एंटीरियर सीकल आर्टरी, और इसकी वो ब्रांच जो सीकम के पीछे रन करेगी इसे सिंपली हम कहेंगे पोस्टीरियर सीकल आर्टरी। बहुत आसान है, सीकम की ब्लड सप्लाई, एंटीरियर सीकल आर्टरी, पोस्टीरियर सीकल आर्टरी, खेल खत्म, इतना ही याद रखना है। और साथ में आप देख रहे हैं कि यहां पर एक ब्रांच है जो अपेंडिक्स को सप्लाई कर रही है। सर, दिस इज अवर अपेंडिकुलर आर्टरी विच इज रनिंग विद इन द अवर मीजो अपेंडिक्स। मैं फिर से याद दिला दूं, इट इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द एंड आर्टरी। इसीलिए जब ये ब्लॉक होता है तो आसानी से अपेंडिसाइटिस प्रेसिपिटेट होता है। अगली एक अपडेट की चीज, बहुत ही कम जगह ये आपको लिखी हुई मिलेगी, दिस पोस्टीरियर सीकल आर्टरी समटाइम्स इट इज गिविंग द मेनी अदर ब्रांचेस, यस दीज आर नॉट यूजुअली प्रेजेंट। आप देखेंगे ये जो एसेसरी सीकल आर्टरी होती है इनको हम आर्टरी ऑफ शेषाचलम कहते हैं। यस, आर्टरी ऑफ शेषाचलम। This Sheshachalam arteries, these were studied by the one very famous anatomist from our South India. उनके नाम पर ये डेडिकेटेड है, arteries of the Sheshachalam. These are the accessory cecal arteries. Now we are going to see the different positions of the appendix. हमको पता है अपेंडिसाइटिस अपने आप में बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। चलिए, इसके लिए हमको जानना जरूरी कि अपेंडिक्स की क्या क्या पोजीशन हो सकते हैं। सो यू कैन सी इन दिस इमेज, दिस इज द सीकम and here are the different position of the appendix. okay, अब इस अपेंडिक्स की पोजीशन को हमको कंपेयर करना है घड़ी के सुइयों के अकॉर्डिंग। सपोज दिस इज दवर सीकम, क्लॉक जो है वो सीकम है और हमारे घड़ी में जो सुइयां हैं वो अपेंडिक्स के पोजीशन को शो कर रही है। तो आप देख रहे हैं 12 o'clock पोजीशन, 2 o'clock पोजीशन,
3 o'clock पोजीशन, 4 o'clock पोजीशन, 6 o'clock पोजीशन और 11 o'clock पोजीशन। हमें पता है सीकम और अपेंडिक्स हमारे राइट इलाइक फोसा में होता है। तो अगर मान लो ये अपेंडिक्स है तो ऐसा पोजीशन जो हमारे सीकम के पीछे है तो इसे हम कहेंगे रेट्रोसीकल या रेट्रोकोलिक पोजीशन। यू कैन कंपेयर हियर सर, दिस इज द पोजीशन जिसमें सीकम अटैच तो है लेकिन ये हमारे सीकम के पीछे, इसलिए डॉटेड पॉइंट्स हम इसे शो कर रहे हैं। एमसीक्यू याद रखिए, इट इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ द अवर अपेंडिक्स। 1 MCQ। अगली चीज, अगर मान लो अपेंडिक्स जो 2 o'clock पोजीशन में जा रहा है तो ये 2 o'clock पोजीशन, सपोज यहां पर सीकम है तो ये 2 o'clock पोजीशन हमारे स्प्लीन की तरफ जा रहा है। सो यू कैन से दिस इज अवर 2 o'clock स्प्लेनिक पोजीशन। अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे है तो प्री इलियल कहेंगे, लेकिन अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पीछे है तो बेटा इसको आप पोस्ट इलियल कहेंगे। सो दिस इज अवर प्री इलियल एंड द पोस्ट इलियल पोजीशन, 2 o'clock पोजीशन। याद रखेंगे हमारे 28th एडिशन ऑफ लव एंड बेले, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है दिस पोस्ट इलियल पोजीशन इट इज प्रोड्यूसिंग द मार्क्ड रीचिंग। यस, अगर मान लो ये प्रेजेंट होता है तो ये बहुत ज्यादा रीचिंग प्रोड्यूस करता है, पीछे में जो ऑर्गन है उनको बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट डेंजरस पोजीशन। तो ये है आपका एमसीक्यू एंड आई एम टेलिंग यू द अपडेट फ्रॉम द अवर 28th एडिशन ऑफ लव एंड बेले। सो रिमेंबर दिस इज द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगली चीज समझने की कोशिश कीजिए, हमारे बॉडी में पीछे की तरफ यहां सेंटर में नजर आएगा सैक्रम, उसका पार्ट होता प्रोमोन्ट्री। तो ऐसा पोजीशन जो हमारे सैक्रम के प्रोमोन्ट्री की तरफ जा रहा है इसे हम कहेंगे प्रोमोन्टरिक पोजीशन। दिस इज अवर 3 o'clock पोजीशन। अगर घड़ी में आप कंपेयर करेंगे सर तो ये हॉरिजॉन्टली प्रोमोन्ट्री की तरफ जा रहा है। अगला 4 o'clock पोजीशन नीचे की तरफ पेल्विक कैविटी की तरफ जाता है, यहां पर पेल्विक विसरा है तो ये है हमारा पेल्विक पोजीशन। सो यू कैन सी दिस इज अवर पेल्विक पोजीशन। आप यहां पर देख रहे हैं दिस इज सेकेंड मोस्ट कॉमन पोजीशन। तो सबसे मोस्ट कॉमन पोजीशन बहुत अकड़ कर रहता है और अपना सिर ऊंचा करके चलता है, लेकिन जो सेकंड पोजीशन में है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है। आप याद रख सकते हैं कि 6 o'clock पोजीशन डाउन साइड, दिस इज अवर मिड इंग्वानल पोजीशन। तो अपेंडिक्स यहां पर है तो हमारा सिकम अगर यहां पर राइट इलाइक फोसा में तो वो नीचे की तरफ जा रहा है, हमारे इंग्वाइनल लिगामेंट की तरफ जा रहा है, इसलिए मिड इंग्वाइनल पोजीशन कह रहे हैं। और एक और पोजीशन है जो दूर जा रहा है हमारे कोलॉन से तो इसे हम पैराकोलिक कहेंगे। ये 11 o'clock पोजीशन की तरफ जा रहा है, घड़ी में ये 11 बजे की तरफ जो डायरेक्शन होता है उधर जा रहा है। यस, अवे है इसलिए पैराकोलिक कहेंगे। सो एमसीक्यूज आर आस्क्ड। अभी आपके नीट पीजी, यस सॉरी INICET 2023 में रिसेंटली आपका एग्जाम आया था पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स के ऊपर और ये सर्जरी बेस्ड था। सो यू विल सी दिस टॉपिक्स इन सर्जरी आल्सो। चलिए क्लिनिकल की बात करते हैं। याद रखेंगे कभी भी कोई ऑर्गन पढ़ने तो सबसे पहला क्लिनिकल इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मींस आइटिस। सो सीकम इन्फ्लामेशन इज नोन एज सीकाइटिस, लेकिन बेटर वर्ड है इसके लिए टिफ्लाइटिस। सो दिस वर्ड यू विल लिसन अगेन एंड अगेन इन मेडिसिन एंड सर्जरी। दो टाइप का सीकम इन्फ्लामेशन हो सकता है सर, एक्यूट टिफ्लाइटिस एंड द क्रोनिक टिफ्लाइटिस। इसी तरीके से आप देखेंगे कि हमारा सीकम ये एक कॉमन साइट है कार्सिनोइड ट्यूमर का। यस, so you will learn this carcinoid tumor in your biochemistry also, in surgery also, in medicine also. Okay sir, इसी तरीके से inflammation of the appendix sir, this is our very famous condition appendicitis। अक्सर आप इसके बारे में सोचते हैं, ये एक सर्जिकल इमरजेंसी का सिचुएशन भी होता है। दो टाइप का, एक एक्यूट और दूसरा क्रोनिक। याद रखेंगे कि अपेंडिसाइटिस का जो पेन है तो इसमें एक ट्रायड मिलता है जिसको हम मर्फीज ट्रायड कहते हैं, जिसमें आपको पेन, वोमिटिंग और फीवर देखने के लिए मिलेगा। एक पेशेंट आपके पास आता है, वो बोलता है कि डॉक्टर साहब राइट इलाइक फोसा वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा उसे पेन मिल रहा है, फिर उसके बाद उसे वोमिटिंग हुई और फिर उसके बाद फीवर आया। जब आपने
उसका ब्लड एग्जामिनेशन किया तो आपको ल्यूकोसाइटोसिस मिला, आप यूएसजी करके इसे कंफर्म कीजिए, ये कुछ और नहीं है, ये हमारा एक्यूट एपेंडिसाइटिस का सिचुएशन है। अगली चीज जो आपको याद रखनी है, इस एपेंडिसाइटिस में आप देखेंगे कि पेन का मोस्ट कॉमन साइट जो होता है वो मैकबर्निस पॉइंट कहलाता है। सो व्हाट इज अ मैकबर्निस पॉइंट? अनदर एमसीक्यू। आपको इसे समझने के लिए सबसे पहले एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है। दिस इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन इन बिटवीन द अम्बिलिकस एंड अवर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ऑफ द राइट साइड। तो इसे हम शॉर्ट में ASIS से शो करते आ रहे हैं। सो दिस पर्टिकुलर इमेजिनरी लाइन इज नोन एज, चलो नाम देते हैं, इट इज इन बिटवीन अवर स्पाइन एंड अम्बिलिकस, इसलिए इसे हम स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन कहेंगे। अब इस इमेजिनरी लाइन में आपको एक पॉइंट चुनना है जो कि कुछ और नहीं है, जंक्शन बिटवीन द मीडियल 2/3 एंड लैटरल 1/3। याद रखेंगे एम फॉर मैकबर्निस पॉइंट, इसलिए एम को मीडियल को ज्यादा नंबर देना है, 2/3 देना है, लैटरल साइड को कम नंबर देना है, 1/3 देना है। एग्जाम में आपके सामने ऑप्शन में मीडियल 1/3 और लैटरल 2/3 भी होगा। आपका दोस्त कौन है? एम फॉर मैकबर्निस पॉइंट, एम फॉर मीडियल 2/3, एम को ज्यादा नंबर आपको देना है। गेटिंग द पॉइंट बेटा? ओके, तो इनका जो जंक्शन पॉइंट होता है यही मैकबर्निस पॉइंट है। इट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर पेन। याद रखेंगे सर्जरी में, क्लिनिकल केसेस में आप ऑब्जर्व करेंगे दिस पेन इज in our right iliac fossa. Agree, sir. Again, this pain is referred in between the umbilicus to the anterior superior iliac spine any point. Okay, sir. लेकिन इस लाइन में भी सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ टेंडरनेस कहां होता है? आंसर है मैकबर्निस पॉइंट। एग्री सर। आगे अगली चीज, ये जो हमारा अपेंडिक्स है, सीकम है, इसकी नर्व सप्लाई, सर ये विसरा है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू इसकी सप्लाई होगी। और ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको फिर से हम पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में डिवाइड कर सकते हैं। याद रखेंगे पैरासिम्पैथेटिक कोई और नहीं है, वेगस नर्व है, लेकिन सिंपैथेटिक नर्व T10 सेगमेंट से आता है। यस, रिमेंबर ये जो T10 सेगमेंट है ये किसको किसको सप्लाई करता है? सर ये अपेंडिक्स को सप्लाई करता है, एक। दूसरा सर ये सप्लाई करता है हमारे बॉडी में गोनेट्स को, मतलब टेस्टिस को और ओवरी को, और इसके अलावा ये स्मॉल इंटेस्टाइन को भी सप्लाई करता है। और रूल ऑफ डर्माटोम याद रखेंगे कि विसरा जो होता है, विसरल नर्व्स जो होते हैं वो पेनलेस होते हैं, दर्द यहां नहीं होता। तो दर्द कहां होता है? इसका जो सोमैटिक नर्व है वहां पर। यही T10 हमारे अम्बिलिकस को सप्लाई करता है। सर दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द नीट पीजी 2019। अम्बिलिकस हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक बना हुआ है और फिर बाद में यही अम्बिलिकस टॉपिक हमारे FMG एग्जाम्स में रिपीट हुआ। यस, फीकल फिस्चुला, यूरेकल फिस्चुला एंड द वर्टिब्रल लेवल ऑफ द अम्बिलिकस, ये सारी चीजें पूछी गई जो हम अपने रिस्पेक्टिव पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल अम्बिलिकस जो कि हमारे डर्माटोम का पार्ट है, हमारे सोमैटिक सरफेस पर लोकेटेड है, इसकी भी नर्व सप्लाई T10। इसीलिए याद रखेंगे चाहे एपेंडिसाइटिस हो, चाहे ऊफराइटिस या फिर ऑर्काइटिस हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन का पेन हो, सबका दर्द कहां महसूस होता है? सर सबका दर्द अम्बिलिकस में महसूस होता है। दिस इज द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ द रिफर्ड पेन। नो एक्सक्यूज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रेक्टम एंड द एनल कैनाल। हमें आज भी याद है अपने सर्जरी के वो दिन जब हम जोशी जोश में सर्जरी डिपार्टमेंट पहुंचते थे और कहते थे कि नहीं अब हम केसेस बड़े अच्छे से देखेंगे। और वहां पर जब हम पूछते थे केस कौन सा है तो पता चलता था कि रेक्टल कार्सिनोमा और एनल कैनाल कार्सिनोमा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता था वो ये था कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टम, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एनल कैनाल। और इसका आंसर नहीं आने पर हमको सर्जरी डिपार्टमेंट से भगा दिया जाता था। और हम सब ये सोचा करते थे अरे यार सर्जरी में हमको क्लिनिकल केसेस देखने हैं तो इस तरीके से सड़े से सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। उसका वैल्यू जो है आपको क्लिनिकल से पता चलेगा कि क्यों कहानियां हमारे एनाटॉमी से स्टार्ट होती है। चलिए शुरू करते हैं हम रेक्टम और एनल कैनाल की कहानी। Try to understand this first question. What is the length of the rectum? Rectum you can represent with the R. R के लाइंस को हम तोड़ते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। Exactly you can see the 12. Yes, इसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर।
एक एमसीक्यू सर्जरी का लेंथ ऑफ द रेक्टम इज 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से एनुअल कैनाल ए को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। एक काम करते हैं, इसके स्टिक्स को हम अलग करते हैं और जब आप एक स्टिक को रिमूव कर देते हैं तो ये लगभग 4 नजर आता है। यस, द एनल कैनाल लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। क्यों ये जानना जरूरी है, हम लर्न करेंगे, क्योंकि अगर 1 मिलीमीटर का भी डिफरेंस हुआ तो आप जो मास देख रहे हैं रेक्टम एनल कैनाल के बीच में, अगर 1 मिलीमीटर का डिफरेंस हुआ तो वो रेक्टल कार्सिनोमा में चेंज हो सकता है। 1 मिलीमीटर का डिफरेंस हुआ तो एनल कैनाल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकता है, जिससे रेडियोथेरेपी के डोज अलग, कीमोथेरेपी के डोज अलग, आपकी सर्जरी के अप्रोच भी बदल सकते हैं। इसलिए एक एक मिलीमीटर इंपॉर्टेंट है, इसलिए एनाटॉमी से ही आपकी कहानियां शुरू होंगी। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नेक्स्ट पॉइंट। वी ऑल नो कि आगे की तरफ होता है यूरिनरी ब्लैडर और फिर पेल्विक कैविटी में यूरिन ब्लैडर के पीछे होता है हमारा रेक्टम, जिसका लोअर पार्ट जो है वो एनल कैनाल है। हम मेल की बात कर रहे हैं। यस सर, द पेरिटोनियम रिफ्लेक्शन वी हैड ऑलरेडी सीन। तो पेरिटोनियम जो है वो आता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, रिफ्लेक्ट होता है, एक छोटा सा पाउच बनाता है, फिर वो रेक्टम के आगे रिफ्लेक्ट होता है। सो रेक्टम इज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। आप देखेंगे कि रेक्टम का लोअर 1/3 पार्ट जो है वो पेरिटोनियम से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होता। मिडिल 1/3 पार्ट, यस, इट इज बिहाइंड द पेरिटोनियम, इट इज रिलेटेड विद द पेरिटोनियम ओनली ऑन द एंटीरियर साइड, जबकि अपर 1/3 पार्ट जो है ये पेरिटोनियम से एंटीरियरली भी रिलेटेड है और लैटरली भी रिलेटेड है। तो ये कुछ पेरिटोनियम के साथ रिलेशन। दूसरी चीज आप देख रहे हैं, द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट इन द मेल, दैट इज द स्पेस इन बिटवीन द रेक्टम एंड द ब्लैडर। क्या नाम देंगे इसको सर? दिस इज नोन एज रेक्टो वेसाइकल pouch. This is the most dependent part in the males in erect or our, yes, you can say standing position. तो पस का कलेक्शन इसी पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका हमने इंपॉर्टेंस देखा था कि अगर मान लो यहां पर पस एक्यूमुलेट है तो उस सिचुएशन में पर रेक्टल हम जाएंगे, पंक्चर करेंगे, एस्पायरेट करेंगे, पंक्चर करेंगे, फिर एस्पायरेट करेंगे और जरूरत पड़ने पर एंटीबायोटिक का इंजेक्शन करेंगे, जरूरत पड़ी तो री एस्पायर करेंगे। तो इस पुराने कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। इसी इमेज को हम आगे कैरी करते हैं। यू कैन सी दिस इमेज सर, दिस इज अवर यूरिनरी ब्लैडर। एग्री सर? urinary bladder at the neck, you can see the location of the prostate gland, जिसके पीछे में आप देख रहे हैं कि सेमानल वेसाइकल ओपन हो रहा है और इजैकुलेटरी डक्ट बना रहा है। नाउ दिस अवर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा इज पियर्सिंग द यूरोजेनिटल डायफ्राम, जिसको हम पेरिनियल मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं। सो दिस इज अवर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा पार्ट। और फिर ये बाहर निकला बल्बर यूरेथ्रा बना है, फिर पेनाइल यूरेथ्रा बना करके आगे कंटिन्यू हो रहा है। यस सर, दिस इज अवर प्रोस्टेट ग्लैंड पार्ट। नाउ यू कैन सी दिस इज अवर रेक्टम and the lower terminal part of the rectum is known as anal canal. Agree sir? आप यहां पर देख रहे हैं दोनों के बीच में सेंट्रल टेंडन ऑफ द पेरिनियम, पेरिनियल बॉडी लोकेटेड है। पेरिटोनियम इज कमिंग एंड इट इज कवरिंग द upper surface of the urinary bladder and then reflecting in front of the rectum. Correct sir? And you can observe there is our condensation of the fascia in between the rectum and the urinary bladder. This is known as a rectovesical fascia. Yes sir, this is also known as the fascia of Denonvillers. Now we are observing that this rectum is posteriorly related with the S3 vertebra, yes, S4, S5 vertebra which are fusing and making the sacrum. तो आप बोल सकते हैं कि ये sacrum के साथ related है and lower more part is related with the coccyx. Correct sir? Now you can see there is the one ligament in between the anal canal and the coccyx. क्या नाम देंगे सर? ये एनस और कॉसिक्स के बीच में है, इसलिए एनोकॉक्सिजियल
रैफे कहेंगे। मैंने आपको बताया था इंटरडिजिटेशन ऑफ द फाइबर इज नोन एज रैफे। नाउ यू कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर्स ऑन एंट्री साइड ऑफ द रेक्टम। रिलेशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली अपर 1/3 पार्ट इज रिलेटेड विद द पेरिटोनियम ऑन द फ्रंट एंड ऑन द लेटरल साइड। मिडिल 1/3 सिर्फ एंटीरियरली है और लोअर 1/3 यहां पर कोई भी हमारा पेरिटोनियम का पार्ट नहीं है, बट इट इज रिलेटेड विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। करेक्ट सर। इट इज रिलेटेड विद द our seminal vesicle and the ejaculatory duct. Okay sir. It is related with the prostate gland as well as you can say the rectovesical fascia. इसीलिए जब हम क्लिनिकल में जाते हैं और पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, सो जस्ट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इंटीग्रेटिंग विद द सर्जरी। यस सर। पर रेक्टल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं, एनल कैनाल में फिंगर डालते हैं, तो क्या क्या चीजें हैं जो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में आपको फ्रंट में फील होती है? यू कैन सी द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड एज वेल एज सेमिनल वेसिकल, ejaculatory duct. These are the important parts. So remember, this will be useful in your surgery, the digital rectal examination. Now we are moving for the our next. When we are looking the rectum, then you can see it is starting from the rectosigmoid junction. yes sir, इसके ऊपर जो है वो sigmoid colon है, तो ये कहां से शुरू होगा? rectosigmoid junction से स्टार्ट होगा। कहां पर खत्म होगा सर? इट इज एंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द एनल कैनाल, तो इसे हम कहेंगे सर दैट इज आवर एनो रेक्टल जंक्शन। तो हमने एक और पॉइंट देखा कि रेक्टम स्टार्ट होता है रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन से, रेक्टम खत्म होता है एनो रेक्टल जंक्शन पर। और जब आप इसे लैटरल साइड से देखेंगे तो दो कर्वेचर, आगे की तरफ ये कॉनकेव नजर आएगा, पीछे सैक्रम होता है। सो दिस कर्वेचर इज सिंपली नोन एज द सैक्रल कर्वेचर। और इसके साथ में आप देखेंगे पीछे में पेरिनियल बॉडी है, तो पेरिनियम के रिलेशन के साथ, पेरिनियल बॉडी के रिलेशन के साथ एक और कर्वेचर नजर आता है, इसको हम पेरिनियल कर्वेचर कहते हैं। तो अगर आप लैटरल साइड से देखते हैं तो दो कर्वेचर सर, वन इज सैक्रल कर्वेचर, अनदर इज पेरिनियल कर्वेचर। लेकिन जब आप फ्रंट से देखते हैं तो आप देखते हैं इसमें तीन ट्रांसवर्स कर्वेचर नजर आते हैं सर। अपर lateral curvature which is on the right side, then you can see the middle lateral curvature which is on the left side. फिर आप देखते हैं there is a lower lateral curvature which is again on the right side. तो इस तरीके से तीन कर्वेचर हमें देखने के लिए मिलते हैं जब हम फ्रंट साइड से देखते हैं। तो एक तरीके से रेक्टम वर्ड जो है वो मिसनॉमर है। एक्चुअली रेक्टम जो है वो स्ट्रेट नहीं है। रेक्टा का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट। But rectum is not straight, it is showing the curvature. Now catch this point, we are dissecting and observing the rectum, then same thing you can observe, sir, this is our rectum showing the upper right curvature on the lateral side, then middle left curvature, then lower right curvature. लेकिन जब ये कर्वेचर बन रहे हैं तो रेक्टम के अंदर म्यूकोजा के एलिवेशन हो जा रहे हैं। सो यू कैन सी देयर इज द म्यूकोजल फोल्ड। ये जो म्यूकोजा के फोल्ड थे, इनको हॉस्टन नाम के एनाटॉमिस्ट ने स्टडी किया, इसलिए इसको हॉस्टन वॉल्व कहते हैं। तो ये जो हॉस्टन वॉल्व है वो कहां पर है सर? देयर इज द अपर हॉस्टन वॉल्व, सुपीरियर वॉल्व ऑफ द हॉस्टन। यस सर। फिर आप देख रहे हैं एक मिडिल पोजीशन में है, मिडिल वॉल्व ऑफ द हॉस्टन। ओके सर। और एक नीचे में आपको नजर आ रहा है सर इंफीरियर वॉल्व ऑफ द हॉस्टन। सो टोटल देयर आर द 3 वॉल्व्स ऑफ हॉस्टन। ये भी आपका एमसीक्यू है। दीज ऑल आर स्यूडो वॉल्व, क्योंकि ये जिस तरीके से बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, इस तरीके की एक्टिविटी नहीं शो करते। ये जस्ट म्यूकोजा के फोल्ड होते हैं, इसलिए इसको हम स्यूडो वॉल्व कह सकते हैं। एग्री सर। अब हम लोअर टर्मिनल पार्ट ऑफ द रेक्टम में आते हैं। आप यहां पर जब नजर डालेंगे देखेंगे देयर इज द एलिवेशन ऑफ द म्यूकोजल फोल्ड। यस सर, दीज म्यूकोजल फोल्ड आर अवर यस एनल कॉलम। गेटिंग द पॉइंट? यस सर, एनल कॉलम। और ये जो एनल कॉलम है इसका लोअर पार्ट आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो जिस तरीके से हमारे दांत का अपीयरेंस होता है, यस सर,
द लोअर मार्जिन ऑफ द टूथ, हाउ इट इज अपेयरिंग, इसी तरीके से ये नजर आता है। तो इसे हम बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहते हैं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। दिस इज नोन एज अवर डेंटेड लाइन। तो ये जो लोअर मार्जिन जो बनेगी, जो मैंने रेड कलर से मार्क की है, ये है हमारा डेंटेड लाइन। याद रखेंगे, ये जो फोल्ड ऑफ म्यूकोजा है, इसको मॉर्गेगनी नाम के एनाटॉमिस्ट ने स्टडी किया था, इसलिए इसको हम एनल कॉलम ऑफ मॉर्गेगनी कहते हैं। यस सर। एंड रिमेंबर देयर इज अ स्मॉल कैविटी, तो उसको हम एनल साइनस कहेंगे। लोअर मार्जिन को हम डेंटेड लाइन कहते हैं। ये जो डेंटेड लाइन है, इसके ऊपर जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो एंडोडर्म नजर आएगा, इसके नीचे जब आप देखेंगे तो एक्टोडर्म नजर आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, यही डेंटेड लाइन वो पार्ट है जिसके नीचे हमारा स्किन पार्ट होता है। यस सर। अबव इट देयर इज एंडोडर्म, करेक्ट सर, और बिलो टू दिस डेंटेड लाइन देयर इज एक्टोडर्म। तो एंडोडर्म और एक्टोडर्म के जंक्शन को यही डेंटेड लाइन शो करता है। एंडोडर्म है, इसलिए आप बिल्कुल कह सकते हैं कि सर ये हमारा जीआईटी है, ये हाइंडगट है। लेकिन एक्टोडर्म ये कुछ और नहीं है, ये स्किन है। यानी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारा जीआईटी कहां से शुरू होता है? सर क्रिकोफेरिंजियल जंक्शन से, द नैरोस्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी। लेकिन खत्म कहां होता है? आपका आंसर है डेंटेड लाइन। याद रखेंगे, कोई भी अगर मान लो एनल फिशर, एनल ट्रैक्ट, कोई भी अगर इंजरी हुई, कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी हुई जो डेंटेड लाइन के ऊपर है, तो वो पेनलेस होती है, क्योंकि ये जीआईटी का पार्ट है, विसरा है, विसरल नर्व है, नो पेन। लेकिन इस डेंटेड लाइन के नीचे जो भी पार्ट है वो स्किन का पार्ट है, दिस इज रिसीविंग द सोमैटिक नर्व सप्लाई फ्रॉम द पोडेंटल नर्व, तो ये पेनफुल होता है। ये सारी चीजें आपको सर्जरी में काम आएंगी। एनाटॉमी के लिए आपको याद रखना है, सर डेंटेड लाइन इज नथिंग, इट इज द लोअर फोल्ड ऑफ द एनल कॉलम ऑफ मॉर्गेगनी। और अगर आप ध्यान देंगे तो इसके बाजू में आपको वेन का बंच मिल रहा है, ये कुछ और नहीं है, पोर्टल वेन और वेना केवा वेन के बीच का एनास्टोमोसिस है। दिस इज अवर इंटरनल ह्यूमरॉइड प्लेक्सस। जब सीरोसिस का केस होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, तो प्रेशर बढ़ने के कारण ये ज्यादा एबनॉर्मल डायलेट हो जाते हैं और यहीं पर हमें ह्यूमरॉइड्स नजर आता है, जिसको हम पाइल्स कहते हैं। और फिर ये बाहर की तरफ एक्सटर्नलाइज भी हो सकते हैं, जिसके अलग अलग ग्रेडिंग आप सर्जरी में पढ़ते हैं। तो ये एनाटॉमी आपको पता होना चाहिए कि एनल कैनाल के वॉल में आपको इंटरनल ह्यूमरॉइड प्लेक्सस नजर आते हैं। इसी तरीके से जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक पेल लाइन आपको यहां पर नजर आएगी। यस, देयर आर द डिफरेंट स्फिंक्टर, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इंटर स्फिंक्ट्रिक लाइन होती है, यहां पर नर्विंग होने के कारण ब्लड सप्लाई कंपेरेटिवली आसपास के एरिया से कम होती है, तो बाकी पार्ट पिंकिश या रेडिश नजर आता है, लेकिन ये पार्ट कंपेरेटिवली पेल नजर आता है, व्हाइटिश नजर आता है, जिसको हिल्टन नाम के एनाटॉमिस्ट ने स्टडी किया। इसलिए इस लाइन को हम व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन कहते हैं। चलिए इसे हम और बेटर तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। एक सिंपल डायग्नोस्टिक प्रेजेंटेशन हम यहां पर देखते हैं। कैन यू सी, दिस इज द अवर एनल कैनाल। यस सर, दिस इज अवर अपर 1/3 पार्ट ऑफ द एनल कैनाल विच इज एंडोडर्मल। एमसीक्यू, इसका लेंथ कितना है? 15 मिलीमीटर, ऑल्सो यू कैन से 1.5 सेंटीमीटर। एमसीक्यू, ओके सर, हमने एक दो एमसीक्यू देखिए। नाउ दिस इज अवर मिडिल 1/3 पार्ट, जहां पर आप देखेंगे कि किसी भी तरीके का एनल कॉलम, एनल फोल्ड नहीं होता, ये चिकना होता है, इसे हम पेक्टेन पार्ट कहते हैं। मिडिल 1/3 पार्ट, इसका लेंथ कितना होता है? सर इट इज ऑल्सो 15 मिलीमीटर। एमसीक्यू, और फिर आप लोअर मोस्ट पार्ट देखते हैं जो कि एक्चुअली एक्टोडर्मल होता है। ओके सर, सो दिस इज ओनली एंड ओनली अवर, यस, 8 millimeter in length, ectodermal part, lower part which is our 8 millimeter, only and only, better please improve this one, this is the 8 millimeter। तो अगर आप टोटल ऐड करेंगे, सर ये 15 है, ये 15 है और ये 8 है, मतलब टोटल लेंथ 38 मिलीमीटर, ऑल्सो यू कैन से 3.8 सेंटीमीटर। तो नीट पीजी में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेंथ ऑफ द एनल कैनाल। पुराना आंसर हुआ करता था 4 सेंटीमीटर, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि बेस्ट आंसर है 3.8 सेंटीमीटर। तो बच्चों बिल्कुल गलती नहीं करना, अगर 3.8 दिया है तो ये आपका सबसे बेस्ट आंसर है। यू कैन सी द अपर 1/3 पार्ट, हियर इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द एनल फोल्ड। यस सर, कॉलम ऑफ द मॉर्गेगनी। तो यहां पर म्यूकोजल फोल्ड के कारण आपको
म्यूकोजा के एलिवेशन नजर आएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये एनल कॉलम है। ओके सर, इसका लोअर पार्ट छोटी सी कैविटी शो करेगा, तो ये एनल साइनस है, जहां पर एक और छोटा सा फोल्ड ऑफ म्यूकोजा होता है जो वॉल्व की तरफ काम करता है। जब ये चारों तरफ से एक सर्कल बना लेता है तो उसको हम एनल वॉल्व कह रहे हैं। एंड दिस लोअर मार्जिन इज शोइंग जस्ट टूथ लाइक अरेंजमेंट। तो यही जो लोअर मार्जिन है ये हमारा डेंटेट लाइन है, विच इज द जंक्शन ऑफ द हाइंड गट एंड द स्किन पार्ट। इसके नीचे वाला पार्ट मैंने जैसे आपको बताया ये चिकना होता है। यस, कोई भी म्यूकोजा फोल्ड नहीं है, ये पेक्टिन पार्ट है। और इसके नीचे वाला जो पार्ट है यहां पर आपको एक्टोडर्म स्किन नजर आएगा। एग्री सर? सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आवर एनल कैनाल। नाउ वी आर गोइंग टू सी रिगार्डिंग द स्फिंक्टर्स ऑफ द एनल कैनाल। आप यहां पर देख रहे हैं सर, this is our anal canal. Agree sir? Within this anal canal there is the vertical fold of the mucosa known as anal column, और इसके जो लोअर मार्जिन आपस में मिलकर के डेंटेड लाइन बना रहे हैं। करेक्ट सर? Now you can observe the smooth part, that is our pecten part, and the lowermost portion is our ectodermal part. Correct? Now you can see there is our internal anal sphincter. इसको मैं और हाईलाइट आप लोगों के लिए कर दूं। This anal canal is surrounded by the internal anal sphincter. फिजियोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करते हैं सर। दिस इंटरनल एनल स्फिंक्टर इज इनवॉलेंट्री। यस, इंटरनल एनल स्फिंक्टर इज इनवॉलेंट्री, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इसके बाहर जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर नजर आएगा, जिसके 3 पार्ट हैं। यू कैन सी दिस इज अवर सबक्यूटेनियस पार्ट, देन यू कैन सी द सुपरफिशियल पार्ट, and then you can see the deep part. So these are 1, 2 and 3 different parts of the external anal sphincter. ये skeletal muscle से बने हुए रहते हैं, इसलिए ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। Yes, integrating again with the physiology. Now you can observe beautifully, एक आपको लाइन नजर आ रही है विच इज इन बिटवीन द subcutaneous part of external anal sphincter and internal anal sphincter. This is known as intersphincteric groove. ये जो intersphincteric groove है, यहां पर आपके स्फिंक्टर के बीच में एक नैरोइंग पैदा हो जाती है। तो जब ब्लड सप्लाई होती है तो ये पूरा एरिया पिंकिश रेडिश नजर आता है, लेकिन इस नैरो पार्ट पर कंपैरेटिवली लेस ब्लड सप्लाई होने के कारण थोड़ा सा ये पेल या व्हाइटिश नजर आता है, जिसको हमारे हिल्टन भाई साहब ने पढ़ा। दैट्स व्हाई दिस इज शोइंग द हिल्टन्स व्हाइट लाइन। यस, यू कैन रिमेंबर द एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर 2 पार्ट्स, external anal sphincter, internal anal sphincter. External anal sphincter, you can say the subcutaneous, second is superficial, third is deep. और जबकि इंटरनल एनल स्फिंक्टर की जब हम बात करते हैं तो ये जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है वो सिर्फ एक ग्रुप में है जो कि इनवॉलेंट्री है और स्मूथ मसल की बनी हुई होती है, जबकि ये जो है स्केलेटल मसल के बने हुए होते हैं और वॉलेंट्री मसल्स की एक्टिविटी शो करते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग अवर एनल स्फिंक्टर। तुरंत इस डायग्राम को अब हम कोरिलेट करते हैं इस नेक्स्ट डायग्राम से, जो हमारे सर्जरी में एनल ट्रैक्ट, एनल फिशर, एनल फिस्टुला में बहुत यूजफुल होगा। यूज द सेम कॉन्सेप्ट हियर सर। दिस इज अवर एनल कैनाल। एग्री सर? And here is the outer skin part, ectodermal part. Yes sir, this is our skin part also. हमने देखा कि अंदर में होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर। दिस इज अवर ग्रुप ऑफ द इंटरनल एनल स्फिंक्टर। करेक्ट सर? और बाहर में आपको नजर आता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, जिसके 1, 2 और 3 पार्ट हमने देखे। एग्री? अब ये सेक्शन किस तरीके से, ये एक हमारा कोरोनल सेक्शन है। पेल्विक कैविटी में हम कोरोनल सेक्शन ऐसा कट कर रहे हैं, तो लैटरल साइड में हमारे पेल्विक रीजन में हिप बोन नजर आएगा, जिसके पार्ट आपको
इस्चियल बोन और इस्चियल ट्यूबरोसिटी नजर आ रही है। यस, दिस इज द लोअर मोस्ट पार्ट, लेटर पार्ट इस्चियल ट्यूबरोसिटी। और ये जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी है ये किससे कवर है? यस, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन यहां पर नजर आएगा। तो अंदर की तरफ जो मसल है वो कोई और नहीं है, ये ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल आपको नजर आ रही है। इसके ऊपर आपको एक फेशिया नजर आएगी। सर दिस इज अवर ऑब्ट्यूरेटर फेशिया। तो ये ऑब्ट्यूरेटर फेशिया आपको यहां पर नजर आ रही है। नाउ कैच दिस पॉइंट, एक स्लोपी मसल आपको यहां पर पेल्विक बोन से अटैच नजर आएगी। सर दिस इज अवर वन मसल अटैच टू द एनल कैनाल। अब फिजिक्स का वेक्टर लगाइए। सर इफ दिस मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग इट विल पुल द एनल कैनाल अपसाइड। लेकिन ऐसा ही मसल ऑपोजिट साइड भी तो होगा, तो ये इधर की तरफ जाएगा। तो दो फोर्स एक दूसरे से ऑपोजिट जा रहे हैं तो रिजल्टेंट उनकी बीच से जाएगा, तो अल्टीमेटली रेक्टम और एनल कैनाल ऊपर की तरफ उठेगा। चलिए इस मसल का नाम देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एनल कैनाल को यस एलिवेट कर रही है। दैट्स व्हाई दिस इज आवर लिवेटर एनाई मसल। यस सर, इट इज आवर लिवेटर एनाई मसल। गेटिंग द पॉइंट? तो ये हमारे एनल कैनाल को एलिवेट कर रही है। याद रखिए यही वो मसल है जो डायफ्राम का काम करेगी और हमारे पेल्विक एरिया और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करेगी। यस, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो दो कैविटी को सेपरेट करता है इसे हम डायफ्राम कहते हैं, और ये पेल्विक एरिया में है इसलिए इसे हम पेल्विक डायफ्राम कहेंगे। अभी फिलहाल आप बस एक चीज याद रखिए, पेल्विक डायफ्राम में कई सारे मसल वी विल लर्न, लेकिन पेल्विक डायफ्राम का सबसे मेन स्ट्रक्चर जो है वो कोई और नहीं है, लिवेटर एनाई है। और रह रह करके डायफ्राम के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम मेन डायफ्राम होता है, लेकिन इसके अलावा टोटल हमारे बॉडी में 8 डायफ्राम है। दूसरा इंपॉर्टेंट डायफ्राम जो पूछा जाता है वो पेल्विक डायफ्राम है। यस, रेक्टम एनल कैनाल के एरिया में जो भी स्लोपी मसल नजर आए, जो भी इस तरीके से तिरछी रन करती हुई मसल नजर आए एनल कैनाल से जुड़ी हुई हो, तो आंख बंद कर देना है और कह देना है कि सर ये पेल्विक डायफ्राम है। नाउ यू कैन सी द मोर थिंग दैट हियर इज अवर वन कैनाल। स्टियल ट्यूबरोसिटी से चिपक करके एक कैनाल है, इसको हम कहते हैं पुडेंडल कैनाल। इसके अंदर वेन, आर्टरी और नर्व तीन चीजें नजर आएगी। सर देयर विल बी द अवर वेन, देयर इज प्रेजेंटेशन ऑफ द आर्टरी एंड सर देयर इज द वेन, आर्टरी एंड द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पुडेंडल नर्व। ये पुडेंडल नर्व हमारे जेनाइटल एरिया की सोमैटिक नर्व है, पेनफुल नर्व है। तो यहीं पर हम पुडेंडल कैनाल को ब्लॉक करने के लिए यस पुडेंडल नर्व ब्लॉक प्रोसीजर लर्न करेंगे विच इज लोकेटेड ऑन द लैटरल साइड ऑफ द एनल कैनाल। चलिए यहां पर एक बड़ा सा स्पेस नजर आ रहा है, चलिए इस स्पेस का हम नाम देते हैं। दिस स्पेस इज लोकेटेड इन बिटवीन द ischial tuberosity and our anal canal, also you can say rectum। तो इस स्पेस का नाम होगा ischio anal fossa, या फिर इसे ही हम ischio rectal फोसा कहते हैं। यही इस्टियोरेक्टल फोसा है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो स्पेस होता है ये फैट से फिल होता है। कैन यू सी देयर इज आवर इंटरस्फिंक्टरिक ग्रूव एरिया। यस, इट इज आवर पेरिएनल फेशिया जो हमारे इस्टियोरेक्टल फोसा को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ऊपर में बड़े बड़े फैट के लॉक्यूलाई होते हैं, जबकि नीचे में छोटे छोटे फैट के लॉक्यूलाई होते हैं। हमें पता है कि अगर छोटी छोटी चीजें हों तो डेंसली पैक होगी, लेकिन ऊपर की चीज जहां पर बड़े बड़े फैट के लॉक्यूल हैं तो वो लेस डेंसली पैक होती है। तो अब होता क्या है सर, हमें पता है कि चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, फैट दे आर एक्टिंग लाइक द वेरी गुड कल्चर मीडिया। यस, ये हमारा इस्टियोरेक्टल फोसा फैट से भरा हुआ है, और ये क्या करता है जब भी फीकल मटेरियल आता है तो यहां पर रेक्टम एनल कैनाल के एक्सपांशन के लिए ये स्पेस प्रोवाइड करता है। अगर मान लो ये फैट से फिल नहीं रहेगा, यहां पर मसल या बोन रहेंगे तो खूब ज्यादा फ्रिक्शन होगा और यहां पर फिशर फिस्टुला के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। चलिए हम देखते हैं कि हाँ सर माइक्रोबायोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करते हैं। फैट इज वेरी गुड कल्चर मीडियम। वो लोग जो बहुत कम पानी पीते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल कम खाते हैं, ग्रीन सलाड कम खाते हैं, दे आर showing the phenomena disease constipation।
कॉन्स्टिपेशन में हार्ड स्टूल होता है और जब हार्ड स्टूल आता है तो वो रेक्टम एनल कैनाल के वॉल को रब करता है तो यहां पर फिशर बनता है। हम सभी को पता है कि अगर मान लो दरार पड़ गई तो उसको हम फिशर कहेंगे। बैक्टीरिया जो है वो हमारे फीकल मटेरियल से होकर के इस इस्चियो एनल फोसा में पहुंचा और यहां पर आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन होता गया, वो खा खा करके मोटा हो रहा है, हेल्दी हो रहा है और यहां पर इन्फेक्शन कर दे रहा है। दिस इज वेरी पेनफुल। याद रखेंगे मैंने आपको बताया कि अगर डेंटेट लाइन के ऊपर है तो पेनलेस और डेंटेट लाइन के नीचे है तो पेनफुल फिशर होगा। दिस इज अवर सिचुएशन ऑफ द एनल फिशर। ये आपका सर्जरी का इंटीग्रेशन है। अब समझने की कोशिश कीजिए, इतना ज्यादा बैक्टीरिया हो गया कि ये आगे ग्रो करता हुआ स्किन में ओपन हो गया। सो इट इज प्रोड्यूसिंग द टू ओपनिंग, तो इसे हम कहेंगे एनल फिस्चुला। यस, बहुत तकलीफ वाली कंडीशन रहती है दिस एनल फिशर, एनल फिस्चुला। कॉमनली दीज आर एसोसिएटेड विद द कॉन्स्टिपेशन। एग्री सर? फाइन, ओके। अब हम समझने की कोशिश करते फिर से कि अगर ये एनल फिस्टुला भी डेंटेट लाइन के ऊपर है तो पेनलेस होगा और उसके नीचे है तो पेनफुल होगा। तो ये सिचुएशन आपको नजर आएगी हमारे सर्जरी में। दिस इज द ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन ऑफ द एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी एंड द सर्जरी। रेक्टम की ब्लड सप्लाई क्या है, एनल कैनाल की ब्लड सप्लाई क्या है, चलिए एक सिंपल से डायग्राम से देखते हैं। यू कैन सी देयर आर द थ्री मेन आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, there is middle rectal artery, and here is the inferior rectal artery supplying the lower portion. Agree sir? इसी के साथ वेन भी होते हैं। हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे, हम पढ़ चुके हैं सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। एमसीक्यू। सेकेंड आर्टरी इज अवर मिडिल रेक्टल आर्टरी। ये मिडिल रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है? इट इज डायरेक्ट ब्रांच फ्रॉम द एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। हम पेल्विक कैविटी में इंटरनल इलियक आर्टरी के पूरे ब्रांच देखेंगे। देन दिस लोअर पार्ट is supplied by the our inferior rectal artery which is the branch from the internal pudendal artery। और ये internal pudendal artery कोई और नहीं, it is again branch from the anterior division of internal iliac artery we will see in pelvic cavity part। and at the last we are looking the focus areas for एग्जाम के पहले आप इस यूनिट से क्या क्या चीजें जरूर लर्न करके जाएंगे। सी हियर, डिसीज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के क्वेश्चन जैसे कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, यस, इस्चेमिक बाउल डिसीज, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इन सभी चीजों के लिए ये यूनिट आपको बेस बनाएगा। नेक्स्ट, डिसीजेस अफेक्टिंग द इलियोसिकल जंक्शन जैसे कि एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस, जैसे कि क्रोन्स डिसीज, जैसे कि इंटरसेप्शन, ये आपको जरूर पढ़ करके जाना है। एपेंडिसाइटिस इज वन ऑफ द एक्यूट सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन, ये आपको जरूर देखना है। रेक्टल डिसीज आपको देखनी है, एनल कैनाल डिसीजेस आपको लर्न करने हैं। Now we are looking the revision capsules and the previous year questions. Length of the duodenum, don't forget the 25 centimeter other structures you can remember with the help of the mnemonic dudes. Then length of the rectum बिल्कुल याद रखना है 12 centimeter. Yes, length of the anal canal 4 centimeter is your answer. लेकिन इससे भी बेस्ट आंसर है 3.8 सेंटीमीटर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, रिमेंबर द HAT फॉर्मूला, हॉस्ट्रा, एपेंडिसेस एपिप्लोइकी एंड टी फॉर टीनिया कोलाई। टोटल 3 टीनिया कोलाई आपको नजर आएंगे। हाउ मेनी हॉस्टन वॉल्स आर प्रेजेंट इन द रेक्टम? तो फिर से हमारा आंसर है 3। ओके, नाउ हियर आर द certain question which had been asked related to this topic from the anatomy। याद रखिए सर्जरी से, मेडिसिन से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन स्पेशली हम यहां पर देखना चाहते हैं, आइडेंटिफाई द पेल्विक डायफ्राम। तो पेल्विक डायफ्राम के ऊपर क्वेश्चन आता है और इस तरीके का इमेज था। नाउ ऑब्जर्व हियर सर, दिस इज अवर रेक्टम व्हिच इज शोइंग द हॉस्टन वॉल 1 2 एंड 3। लोअर पार्ट में आपको एनल कैनाल नजर आ रहा है। यू कैन सी दिस इज अवर इस्चियल ट्यूबरोसिटी पार्ट। तो यहां पर जो ए है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी के ठीक अंदर ऑब्चुरेटर फोरामेन है। तो ऑब्चुरेटर फोरामेन से रिलेटेड कौन सी मसल आपको नजर आएगी सर? ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल। इसके ऊपर में आपको ऑब्चुरेटर फेशिया नजर आ रही है विच इज स्प्लिटिंग एंड मेकिंग द पुडेंडल कैनाल, जहां पर आपको VAN की चीजें भी नजर आ रही हैं। एग्री सर? अब आप यहां पर देख रहे हैं कि एनल कैनाल से अटैच एक स्लोपी स्ट्रक्चर है और मैंने आपको बताया कि ये स्लोपी स्ट्रक्चर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एनल कैनाल
फिजिक्स के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ एलिवेट होता है, तो ये कुछ और नहीं है, ये लिवेटर एनआई है और यही लिवेटर एनआई हमारा पेल्विक डायफ्राम बनाता है। तो डेफिनेटली आंसर इस क्वेश्चन में बी होगा। लेकिन और भी चीजें हम देखते हैं, एनल कैनाल के चारों ओर आपको स्फिंक्टर नजर आ रहा है, दिस सी इज नथिंग, दिस इज इंटरनल एनल स्फिंक्टर, और आपको बाहर में एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के 1, 2 और 3 ग्रुप नजर आ रहे हैं। यस, सबक्यूटेनियस एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, superficial and deep anal sphincter. So this is our subcutaneous anal sphincter part of the external anal sphincter. तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बी है। नाउ एट द लास्ट विद द मोटिवेटिंग लाइंस, दिस इज द मैसेज फॉर यू। याद रखिए, न थके अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। याद रखिए दोस्तों, धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए, एक ना एक दिन आएगा जब आप सफल जरूर होंगे। सोचिए, समझिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।